नमस्कार दोस्तों, 10 अप्रैल 1912 आरएमएस टाइटैनिक रवाना होता है साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क अमेरिका की तरफ, जिसको लीड कर रहे थे कैप्टन सीनियर एडवर्ड जे स्मिथ, जो कि 62 साल के थे। बताना चाहूंगा ये उस टाइम का सबसे बड़ा जहाज था दोस्तों, जो कि 269 मीटर लंबा और 53 मीटर ऊंचा था। फुल लग्जरी से बना ये जहाज उस टाइम के करीब 7.5 मिलियन डॉलर की लागत में बना था। अगर आज की महंगाई को देखकर अंदाजा लगाया जाए तो करीब 400 मिलियन डॉलर का खर्चा आज इसमें आता दोस्तों। जिन सेफ्टी फीचर्स के साथ व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने इस जहाज को बनाया था, उनके प्रेसिडेंट फिलिप एस फ्रैंकलिन को इतना कॉन्फिडेंस था कि ये जहाज कभी डूबेगा नहीं। टाइटैनिक पर बिजनेसमैन से लेकर हंड्रेड्स ऑफ इमिग्रेंट्स तक इस पर सफ़र कर रहे थे। उस टाइम के सबसे बड़े और लग्जूरियस जहाज में जाने के लिए लोगों में अलग ही खुशी थी। उन्हें क्या पता था कि चलने के 4 दिन बाद ही ये टाइटैनिक डूब जाएगा। टाइटैनिक में यूज हुई लग्जूरियस चीज़ों की बात करें तो ये लिस्ट लंबी है, जैसे कि आर्नेट वुड पैनलिंग की गई थी, स्टेन ग्लास विंडोज थी, टर्किश बाथ के साथ एक हीटेड बाथ थी, शिप पर एक स्क्वैश कोर्ट भी अवेलेबल था, 2 ग्रैंड स्टेयर केसेस भी मौजूद थे। इन सभी चीज़ों के साथ 4 रेस्टोरेंट और एक लाइब्रेरी भी मौजूद थी। सफ़र पर रवाना होते ही 2 दिन बाद 12 अप्रैल 1912 को पहली वार्निंग मिलती है। वार्निंग के चलते टाइटैनिक ने अपने 2 बार कोर्स भी चेंज किया, लेकिन उसकी स्पीड 21.5 नॉट चल रही थी, वो उन्होंने कम नहीं की, जो कि तकरीबन 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी। शिप के आगे वाले हिस्से को बो और पीछे वाले हिस्से को स्टर्न बोला जाता है। 2 रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन को पावर सप्लाई कर रहे थे 24 डबल एंडेड और 5 सिंगल एंडेड बॉयलर्स। स्टर्न वाले हिस्से में 3 प्रोपेलर लगाए गए थे, जिसमें एक सेंटर प्रोपेलर था और बाकी 2 विंग प्रोपेलर थे। शिप को आर्किटेक्ट किया था थॉमस एंड्रयूज ने, जिसमें 2 मेन सेफ्टी फीचर्स थे जिनकी वजह से टाइटैनिक को अनसिंकेबल जहाज माना जाता था। पहला इंपॉर्टेंट सेफ्टी फीचर्स था डबल बॉटम हल, जिसकी वजह से टाइटैनिक का अगर बॉटम पहले डैमेज भी हो जाता है तो एक और बॉटम उस पर आराम से शिप तैरता रहेगा। दूसरा जरूरी सेफ्टी फीचर 16 वाटर कंपार्टमेंट बनाए गए थे। 16 में से अगर 4 वाटर कंपार्टमेंट में पानी भर भी जाता है दोस्तों, तो जहाज आराम से तैरता रहेगा। ये सामने क्राउसनेस बो पार्ट पर शिप के होता है। 14 अप्रैल 1912 की रात को कोई मूनलाइट ना होने की वजह से विजिबिलिटी बिल्कुल कम थी। इस क्रॉस नेस्ट पर बैठे गार्ड रेडरिक फ्लीट को एक आइसबर्ग दिखाई देता है, जो कि 200 गुणा 400 फीट का था और जिसकी हाइट क्रॉस नेस्ट तक आ रही थी। इस आइसबर्ग का वेट साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग 1.5 मिलियन टन बताया गया था। आइसबर्ग को देखने के बाद रेडरिक फ्लीट 3 बार घंटी बजाता है और एक कॉल लगाता है ब्रिज पर बैठे ऑफिसर विलियम को। ब्रिज पर बैठे ऑफिसर विलियम इस वार्निंग को इंजन रूम तक कन्वे कर देते हैं। इस वार्निंग को सुनते ही लो प्रेशर टरबाइन पर चल रहे सेंट्रल प्रोपेलर, जो कि 46,000 हॉर्स पावर दे रहा था, उसको रिवर्स डायरेक्शन में चलाने की कोशिश की जाती है और साथ में ही शिप की डायरेक्शन को लेफ्ट की तरफ मोड़ने की कोशिश की जाती है। इतने बड़े इंजन के साथ चल रहे टाइटैनिक की स्पीड को कम करना आसान नहीं था और न ही इतनी जल्दी उसकी डायरेक्शन चेंज की जा सकती थी। रात में 11:40 पर टाइटैनिक कोलाइड करता है आइसबर्ग से अपने राइट साइड की तरफ। इंजन रूम में सारे लोगों की कोशिश के बाद भी वो इस कोलिजन को नहीं रोक पाते हैं। लगातार बर्फ के टुकड़े से 10 मिनट तक जहाज घसीटने के बाद आगे के 16 में से 6 वाटर टाइट कंपार्टमेंट कंप्लीटली डैमेज हो जाते हैं और उनमें पानी तेजी से भरना शुरू हो जाता है। के 12 बजे सीनियर रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स लगातार रेडियो सिग्नल भेजना स्टार्ट कर देते हैं। लगातार 20 मिनट तक सिग्नल भेजने के बाद टाइटैनिक से 107 किलोमीटर दूर एक और शिप, जिसका नाम था आरएमएस कारपेथिया, उनके सिग्नल को रिसीव करता है, जो कि 107 किलोमीटर दूर होने की वजह से अगर अपनी फुल स्पीड पर भी चलता है तो उसको 3.5 घंटे लग जाएंगे दोस्तों टाइटैनिक तक पहुंचने में। इतना सब होने के बाद कैप्टन को समझ आ गया था कि टाइटैनिक जहाज डूबेगा ही। उन्होंने अपने सारे पैसेंजर्स को और ऑफिसर्स को ऑर्डर दिया शिप को खाली करने के लिए, जिसमें कि उन्होंने बताया कि औरत और बच्चे लाइफ बोट में सबसे पहले जाएंगे। शिप पर केवल 20 लाइफ बोट ही मौजूद थी दोस्तों। एक लाइफ बोट की कैपेसिटी 65 लोगों की थी। शुरुआत में एक बोट पर केवल 28 लोगों को ही भेजा जा रहा था, जो कि अपनी आधी कैपेसिटी से भी कम थी।
अगर लाइफ बोट को फुल कैपेसिटी के साथ भेजा जाता तो करीब 1300 लोगों की जान बचाई जा सकती थी। शिप पर मौजूद थे उस टाइम करीब 2400 पैसेंजर्स। लगातार शिप के आगे वाले हिस्से में पानी भरने से वो काफ़ी भारी हो गया और पहले पानी में डूबने लगा। जैसे ही शिप वर्टिकल पोजीशन में पानी में खड़ा हुआ तो मिडिल वाले पार्ट में सबसे ज़्यादा स्ट्रेस होने की वजह से शिप दो हिस्सों में टूट गया। रात को 2:20 पर शिप दो पार्ट में टूट जाता है और धीरे धीरे पूरी तरह से पानी में डूब गया। इस कभी न डूबने वाले जहाज को 3 घंटे से भी कम समय लगा बर्फ से टकराने के बाद और पूरी तरह पानी में डूबने में। शिप पर बचे हुए लोग या तो डूब गए या हाइपोथर्मिया की वजह से मारे गए। उस टाइम वाटर का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस था, जिसमें किसी पर्सन का 15 या 20 मिनट से ज़्यादा सर्वाइव कर पाना मुश्किल था। आरएमएस कारपेथिया जिसने सिग्नल को रिसीव किया था वो टाइटैनिक के डूबने के बाद वहां पहुंचता है। बोट में बैठे हुए लोग बच जाते हैं। व्हाइट स्टार लाइन कंपनी का ये दूसरा जहाज था जो डूबा है। इससे पहले आरएमएस टाइलर भी डूब चुका था। इतने बड़े हादसे के बाद मैरीटाइम सेफ्टी रेगुलेशन में काफ़ी मेजर चेंजेस किए गए। टाइटैनिक के हादसे के बारे में जानने के लिए कुछ कारणों को सामने लाया गया, जिसमें से एक कारण बताया जाता है कि स्टीयरिंग मैन रॉबर्ट हिचिंस ने गलती से टाइटैनिक को लेफ्ट की जगह पर राइट में मोड़ दिया था। दूसरा कारण बताया जा रहा है कैप्टन स्टैनली लॉर्ड, जो कि 37 किलोमीटर दूर टाइटैनिक से एक आरएमएस जहाज कैलिफोर्निया में मौजूद थे, जिन्होंने अपना रेडियो बंद करवा रखा था। टाइटैनिक पर लोगों ने फायर क्रैकर से जो सिग्नल भेजे वो भी नहीं माने गए और टाइटैनिक से आ रहे फायर क्रैकर सिग्नल को भी अनदेखा कर दिया। तीसरा कारण बताया जा रहा है जोसेफ ब्रूस, जो कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर थे व्हाइट स्टार लाइन कंपनी के, जिन्होंने प्रेशर क्रिएट किया हुआ था एडवर्ड स्मिथ पर कि स्पीड को कम ना किया जाए और इस दूरी को कवर करके सिर्फ 6 दिन में एक नया रिकॉर्ड सेट किया जाए। कारण चाहे जो भी रहा हो दोस्तों, इस हादसे में 1500 लोगों की जान चली गई। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।